सो हे एवरीवन, वेलकम टू ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द एंट्रेंस प्रिपरेशन। आप सभी का बहुत 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 सारा स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा। बट मुझे नहीं लगता, वैसे व्यू तो जा रहा है बट लाइक से मुझे पता नहीं चल रहा है कि लोगों को वैसे तो मुझे पता है कि यूट्यूब पे आप लोग ज़्यादातर पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देते नहीं हो, बट पढ़ाई इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना कि आप लोग समझ नहीं सकते हो। ठीक है, अभी नहीं समझ में आएगा, जब आपकी मेन स्टेज आएगी ना तब आपको समझ में आएगी कि पढ़ाई की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, और ख़ास करके हम डेली करंट अफेयर से नहीं जुड़े ना तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ठीक है, वो सब आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए डेली करंट अफेयर के साथ जुड़िए, जो कि मैं मेनली आप मुझे पता है कि आप लोगों को पैराग्राफ बेस्ड ये सब पसंद नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाती हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक लाइक करने में आप लोगों को तो कुछ होता नहीं। ठीक, तो लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ डेली जुड़िए, ताकि मैं द हिंदू को एनालाइज भी कराती हूँ। ठीक है, और मैं चीज़ों को क्लियर भी करती हूँ, एक एक क्वेश्चन से रिलेट करके 2-3 क्वेश्चन को मैं बताती हूँ। ठीक है, और फ्री पीडीएफ के लिए मेरे साथ डेली मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, ताकि आप डेली फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकें और वहाँ से रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो सेशन को शुरू करते हैं। ठीक, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। हु हैज़ लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट अपग्रेडेबल एटीएम। तो अभी हाल ही में एक इंडिया का फर्स्ट अपग्रेडेबल एटीएम जिसको कि लॉन्च किया गया है, तो उसका नाम क्या है। ठीक है, उसको किसने करा है, तो मैं मेनली बता दूं कि वो जो भी पेमेंट सर्विस है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहाँ से लिए हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग जापान से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? जापान से लिए हैं। ठीक है, तो इसका नाम है हिताशी पेमेंट सर्विसेज। ठीक है, ये नाम है जो कि इंडिया का फर्स्ट अपग्रेडेबल एटीएम है, जिसमें कि एटीएम ना 2-3 तरह की होती है, जिसमें कि आप देखोगे तो जो बैंक के पास होती है ना एटीएम, उसमें आप पैसा डाल भी सकते हो और निकाल भी सकते हो। लेकिन मेनली क्या होता है कि जो ऐसे एटीएम्स होते हैं जहाँ पे बैंक्स नहीं होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ आप पैसे निकाल सकते हो, डाल नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये जो हिताची पेमेंट सर्विस है, ठीक है, जिसको कि फ़र्स्ट लॉन्च किया गया है, तो इंडिया ने अगर लॉन्च करा है तो कुछ सोच समझ के करा है। ठीक है, तो इसमें ऐसे ऐसे कुछ नए नए फंक्शंस हैं, ठीक, जो कि दूसरे एटीएम के मुकाबले ये अच्छे काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको लाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा अपने स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज़ आयुष्मान भारत डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो आयुष्मान भारत के बारे में आप लोगों को पता होगा कि ये पीएम मोदी ने अभियान निकाला था। ठीक है, जिसका मोटिव ये है पीएम मोदी जी का कि जैसे जो निचले खंड के लोग हैं, जो निचले ये के हैं, ठीक है, जिनका जो सामान्य नहीं है, तो उनके पास क्या होता है ना कि चीज़ों के लिए पैसे नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए आयुष्मान भारत को निकाला गया कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि इसमें 5 लाख तक का दिया हुआ है कि आप 5 लाख तक का किसी भी हॉस्पिटल में जाके, जहाँ पे आयुष्मान भारत का टैग है, तो आप वहाँ पे जा कर के इसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हो अपना इलाज। ठीक है, और जितना भी मेडिकल प्रोसेस होता है वो सब चीज़ आपका फ्री में हो जाएगा, 5 लाख। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम आपका रुपीज़ दिया हुआ है कि आप इतने तक का कर सकते हो। ठीक, तो आपको पता है कि ये पीएम मोदी ने कब इसे निकाला था? तो इसे 2018 में पीएम मोदी ने इसे लाया था। ठीक है, तो इसको हम मनाते हैं 30th ऑफ अप्रैल को। कब मनाते हैं? 30th ऑफ अप्रैल को, जो हमारा बीता हुआ दिन था उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, इन विच सिटी इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेम्ड अल मखतूम बिन बिल्ट। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है, वो कहाँ पे बन रहा है? दुबई में बन रहा है, ठीक है, तेहरान में बन रहा है, रियाद में या साइरो में? तो उसका नाम है अल मखतूम। ठीक है, जो कि बन रहा है अभी। तो वो कहाँ पे बन रहा है? वो दुबई में बन रहा है। ठीक है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक, और हम लोगों ने पढ़ा था कुछ दिन के पहले करंट अफेयर में कि जो
जो वर्ल्ड का सबसे बिजीएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ पे है, तो वो मुंबई का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इन विच स्टेट वॉज द 3 day survey conducted to discuss measure to save the नीलगिरी तहर। तो आपको बताना है कि 3 दिन का इसमें सर्वे हुआ था, ठीक है, जो कि कंडक्ट किस लिए किया गया था। मेजर इसका पॉइंट था नीलगिरी तहर, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये कहाँ पे किया गया था। तो ये असम में किया गया था, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में या तमिलनाडु में। तो इसको हम लोग तमिलनाडु में 3 दिन का सर्वे हुआ था, ठीक है। 29, 30 एंड 1 मई, ठीक है। 1 मई को इसका लास्ट सर्वे था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी आर्टिस्ट हैव बिन सेलेक्टेड फॉर द पंडित लच्छू महाराज अवार्ड रिसेंटली। तो आपको बताना है कि इस अवार्ड के लिए कितने लोगों को सेलेक्ट किया गया है, जो कि मेन इसका नेम क्या है, तो पंडित लच्छू महाराज अवार्ड, ठीक है, इसका नाम ये है, ठीक। तो देखिए मैं इसमें कुछ पॉइंट्स बता दूं। तो 31 अगस्त 2024 लखनऊ यूपी में एक समारोह में दिया जाएगा इसको, ठीक है। डेट याद रखिएगा, 31 अगस्त को इसको दिया जाएगा, ठीक है। 31 अगस्त, अभी टाइम है, फिर से इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नए करंट अफेयर्स पे, ठीक है, जो कि कहाँ पे होने वाला है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होने वाला है, ठीक। और 2018 के लिए किसको सेलेक्ट किया गया है, हेमा मालिनी जी को सेलेक्ट किया गया है। और 2024 के लिए पंडित राजेंद्र गंगानी को सेलेक्ट किया गया है। 2 लोगों का आपको नाम बता दिया मैंने। तो इसमें मेनली 10 लोगों को अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। 10 लोगों को पंडित लच्छू महाराज जी का अवार्ड दिया जाएगा, जो कि 31 अगस्त को होने वाला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि एक मिनट, आपको बताना है व्हेन वाज इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि ये हमारे कल का बीता हुआ क्वेश्चन है, जो कि विश्व का, ठीक है, लेबर डे था, जो कि अगर सही माने तो जितने भी मनुष्य हैं वो एक तरह से लेबर ही हैं, ठीक है। जो खुद के लिए भी काम करता है, ठीक है, वो खुद के लिए लेबर होता है, या फिर जो दूसरों के लिए काम करता है, वो मैटर नहीं करता है। लेबर नाम कोई ख़राब चीज़ नहीं है, ठीक है, बस लोग इसे गलत वे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसको 1 मई को मनाया जाता है। और जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो उसकी स्थापना हुई थी 1919 में स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बताइएगा। तो हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा में। और ये जिनेवा कहाँ है, देखिए जिनेवा में अधिकतर हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। जिनेवा आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिनेवा में हमारा बहुत सारा हेडक्वार्टर्स है, ठीक है, जो कि WHO आता है, ठीक है। फिर अभी आपका ये इसका भी आपको पता चला। तो जिनेवा है कहाँ, तो जिनेवा है आपका स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। और इसके ILO के हेड कौन है, तो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट अफ्रीकी हैं। इनका नाम जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये अफ्रीका के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पद को पाया है। और इस पद को पाने वाले आज तक कभी भी कोई अफ्रीका के नहीं बने थे। तो इनका नाम क्या है, गिलबर्ट होग्बो, ठीक है, तोगो, ठीक है। गिलबर्ट, क्या बोला मैंने, गिलबर्ट होग्बो तोगो, ठीक है। और ये देखिए ILO को ना एक नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। वो कब मिला था, तो वो मिला था आपको 1969 में आपको प्राइज़ मिला था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो मुझे लगता है ना कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उस चीज़ को मैं अच्छे तरीके से रिलेट करके बताना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। वैसे तो सारी ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, बट जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैं उसको ज़्यादा कोरिलेट करके बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, व्हाट हैज़ द नेम ऑफ फुरसतगंज रेलवे स्टेशन ऑफ उत्तर प्रदेश बीन चेंज्ड। तो देखिए इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का टोटल 8 ऐसा टोटल 8 ऐसा 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 8 ऐसा
हाँ, तो उत्तर प्रदेश का ऐसा टोटल 8 अमेठी का स्टेशन है, ठीक है। अमेठी उत्तर प्रदेश का एक सिटी का नाम है, ठीक है। जहाँ पे 8 स्टेशन, रेलवे स्टेशन को नाम चेंज करने का अनुमति दिया गया है। किसकी ओर से? उत्तर प्रदेश के सरकार की ओर से, ठीक है, कि आप नाम बदल सकते हो, ठीक। तो अभी फुर्सतगंज का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या रख दिया गया? तापेश्वर नाथ धाम, तापेश्वर नाथ धाम, ठीक है। और अयोध्या का नाम चेंज करके हम किस नाम से जानते हैं? तो अयोध्या धाम से जानते हैं, क्योंकि अभी वहाँ पे रामलला का ये हुआ तो उस वजह से वो चर्चे में है। तो उस चीज़ को भी आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है, कि अयोध्या धाम से अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे ना कि अयोध्या भी दिया हो, अयोध्या धाम भी दिया हो, उत्तर प्रदेश दिया हो और एक बनारस दिया हो, 4 ऑप्शन दिया हो, तो आपको अयोध्या धाम को टिक करना है, ठीक है। अयोध्या मत कर देना, वरना फिर आपके माइनस मार्क्स चले जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखिए, ये मेनली है जो 8 मैंने आपको बताया अभी कि टोटल 8 ऐसे रेलवे स्टेशंस हैं जिनका कि अभी हाल ही में नाम बदला गया है। तो वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, फुर्सतगंज को तापेश्वर नाथ, आपको पता चल गया। कासिमपुर को जायस सिटी के नाम से, जायस शहर को गुरु गोरखनाथ धाम से, बानी को स्वामी परमहंस के नाम से, मिसरौली को माँ कालिकन नाम धाम से, ठीक है। ये जो डार्क से लिखा हुआ है ना, ये रिसेंटली नाम चेंज किया गया है, ठीक है। और ये जो मतलब हल्के से लिखा हुआ है, मैंने ऐसे करके मैंने ऐसे करके पीपीटी बनाया ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो समझ में आया। तो निहालगढ़ का महाराजा बिजली पासी, अकबरगंज का माँ अहोरबा भवानी धाम, और वारिसगंज का अमर शहीद भाले सुल्तान। तो देखिए, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में ये लिखा गया है कि किसी राज्य का नाम आप बदल सकते हैं? किसी राज्य का, समझे? मतलब कि कहने का मतलब है कि किसी भी स्टेट का आप नाम बदल सकते हैं। ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? विच आर्टिकल सेज टू अमेंड द to rename the state, ठीक है, टू रीनेम द स्टेट। तो आप स्टेट का नाम बदल सकते हो। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 3 में कहा गया है कि आप आर्टिकल देखिए, सबसे मेन क्या होता है ना कि सेकंड आर्टिकल है और जो थर्ड आर्टिकल है उसमें डिफरेंस बिटवीन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। क्योंकि आपका जो सेकंड आर्टिकल है वो कहता है कि आप किसी भी कंट्री को, ठीक है, आप नहीं जोड़ सकते। और आपका आर्टिकल 3 कहता है कि आप नेम को, ठीक है, आप जो नाम है उसको बदल सकते हो, ठीक। और जो जैसे कि जो बाउंड्री लाइन होता है कि जैसे इस पर्टिकुलर स्टेट का इतना ही है, इतना ही करोड़ किलोमीटर जो भी होता है वो एकड़ है, चाहे जो भी, ठीक है। तो वो चीज़ है, जो बॉर्डर होता है और जो नाम होता है वो बदलने के लिए किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल नंबर 3 में कहा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, एक चीज़ और सुन लीजिए। तो मेनली कॉन्स्टिट्यूशन का आपका पार्ट 1 जो है वो बात करता है किस बेसिस पे बात करता है? तो क्वासी स्टेट के बारे में बात करता है, ठीक है। किस बेसिस पे बात करता है? क्वासी स्टेट के बारे में बात करता है, जो कि हमें बताता है कि हम और उसको एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम था? कुछ नाम था। अच्छा, सेशन में मुझे याद आता है तो मैं बताती हूँ। नहीं, मुझे याद है, बस मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। हाँ, द यूनियन एंड द स्टेट। देखिए, मुझे याद आ गया। तो इसको हेड में क्या बोलते हैं? द यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। और कभी कभी कुछ चीज़ें ना दिमाग से स्किप हो जाती हैं, कोई बात नहीं, सब तो मनुष्य ही है ना। हर चीज़, हर लोगों को हर चीज़ थोड़ी याद रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक। हाँ, तो मैंने इस चीज़ को नहीं बताया कि 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड रख दिया गया था। और 2021 में उड़ीसा का नाम बदल करके ओडिशा कर दिया गया, ठीक है। 2 अभी तक स्टेट का नाम बदला है, जो कि आपके सामने है, उत्तरांचल और उड़ीसा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो देखिए, वेयर विल द 2025 BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैम्पियनशिप बी हेल्ड। तो आपको बताना है कि ये जो वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैम्पियनशिप था, जो 2025 के लिए किया गया है, तो उसको कहाँ पे करने के लिए कहा गया है। तो उसको कहा गया है गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ है? आसाम में है, ठीक है, इंडिया के आसाम में है, ठीक ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो किसको अपॉइंट किया गया है वाइस चीफ के पद पे इंडियन नेवी के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ही था कि दिनेश कुमार त्रिपाठी जी जो कि वाइस चीफ के पद पे थे, जिनको कि अब क्या बना दिया गया है, चीफ बना दिया गया है, ठीक है, चीफ के पद पे उनको पोस्ट कर दिया गया है, ठीक। जो कि 1 मई से इनका जो ये सर्व करने वाले थे अपना, तो वो 1 मई से लागू होने वाला था, ठीक है। और कृष्णा इल्ला और कृष्णा स्वामीनाथन में आपको कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है, बट कन्फ्यूज़न यहीं पे आप कर लीजिए क्योंकि कन्फ्यूज़न एग्ज़ाम में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, कृष्णा स्वामीनाथन जो हैं वो हमारे वाइस चीफ बन चुके हैं अभी, और ये कितने नंबर पे बने हैं, तो ये 27th नंबर पे बने हैं वाइस चीफ। 26 पे दिनेश कुमार त्रिपाठी जी थे, ठीक है। और R D कटारी पहले नेवी के प्रमुख थे, ठीक है, R D कटारी जो थे वो पहले नेवी के प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो देखिए, इस क्वेश्चन में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर जैसे कि देखिए, कोर्ट पे तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि ये केस वो केस, ऐसा केस वैसा केस, क्योंकि आपको पता है कि पूरे पूरे इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, और 1 सुप्रीम कोर्ट है। तो पूरा ऑल इंडिया का समझ में आ रहा है कितने लोग हैं, कितनी अभी परेशानियां हैं। तो हर चीज़ों को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वो उधर 25 और 126 कोर्ट, मतलब ये सब चीज़ को हैंडल कैसे करेंगे। तो उसी के बेसिस पे जैसे कि हर डिस्प्यूट का अलग अलग कोड बनाया हुआ है, तो उसी को एक डिस्प्यूट को हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। हम लोग ट्रिब्यूनल जो बोलते हैं वो कोर्ट का एक दूसरा नाम है, जो कि छोटे छोटे जैसे मैं बोल लूँ कि जो बड़ा ज़्यादा जैसे बड़ा कुछ रायता नहीं फैला हुआ है, तो वैसा टाइप का केस जो होता है। तो मेनली देखिए, मेनली क्या होता है, तो एक ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, एक वाइट ट्रिब्यूनल होता है। तो हर ट्रिब्यूनल में अलग अलग केस जाते हैं। जैसे कि किसी में आपका जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया वो जाएगा, फिर किसी में एयर से रिलेटेड हो गया वो जाएगा, फिर किसी से अगर जैसे मान लीजिए कि अगर डिस्प्यूट इसमें सॉल्व नहीं होता है ये ट्रिब्यूनल्स में, तो फिर आपका डायरेक्टली वो चीज़ आपका चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। ये अनुमति है आपको। तो आपको बताना है कि अभी किसको अपॉइंट किया गया है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जिसको भी यहाँ पे ट्रिब्यूनल में जिसको भी यहाँ पे इस पद पे दिया जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में, तो उसको कम से कम हाई कोर्ट का CJI रहना चाहिए, समझ रहे हैं, CJI नहीं, सॉरी, चीफ जस्टिस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट का रहना चाहिए। या तो वो अभी वो मतलब कि अभी वो अपना काम कर रहे हों, या फिर वो रिटायरमेंट जज हो, डजेंट मैटर, ठीक है, बट वो चीफ जस्टिस होने चाहिए वो पर्टिकुलर स्टेट के। तो देखिए, इसका आंसर दिनेश कुमार जी हो जाएगा, जस्टिस दिनेश कुमार जी, ठीक है, जो कि कोलकाता हाई कोर्ट के CJ रह चुके हैं, चीफ जस्टिस रह चुके हैं, ठीक है। और देखिए, ये जो सेट का बेंच है ना, इसका मेनली कहाँ पे है ये, तो ये आपका मुंबई में है। जो ये सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है ना, जो कि कोर्ट का दूसरा ही रूप होता है, इसको कोर्ट का दूसरा ही रूप बोलिए, क्योंकि यहाँ पे भी अलग अलग पद पे अलग अलग लोग होते हैं, जो कि चीफ जस्टिस या फिर जस्टिस ही होते हैं, ठीक है। तो हाँ, और मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको लगता है कि ये जो ट्रिब्यूनल है ये रूल के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है, चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक।
और आप यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो, किसकी कंप्लेन कर सकते हो, तो फाइनेंशियल रेगुलरिटी की, ठीक है, फाइनेंशियल रेगुलरिटी की। जैसे कि आपका सेबी हो गया, SEBI सेबी हो गया, ठीक है, IRDAI हो गया। IRDAI आपको पता है, जिसको नवरत्ना का अभी टैग मिला है, ठीक है। तो IRDAI, तो ये सब जो बड़े बड़े हैं जो कि फाइनेंशियल रेगुलरिटी करते हैं, उनके लिए ये सेट जो है वो बना है, ठीक। तो इसी के लिए इनको दिनेश कुमार जी को प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं हर तरह का क्वेश्चन लेकर के आती हूँ, चाहे वो लॉ एस्पिरेंट्स के लिए हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हो, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप इस लाइन में जा रहे हो तो आपको इसी इसी से बेसिस क्वेश्चन पूछेगा, इसी के पॉइंट पे क्वेश्चन पूछेगा, कोई चांस नहीं है, ठीक है। जो नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम होता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया चाहे जो भी हो गया, तो वो सब जो होते हैं ना, वो एग्ज़ामिनर जो होते हैं, जो क्वेश्चन सेट करते हैं, उनके दिमाग को आप नहीं जानते हो कि वो कहाँ से किस क्वेश्चन को दे दें। तो अगर आपको इतनी अच्छी, जब आपको फ्री PDF मिल रही है, फिर आपको यहाँ पे इतने अच्छे सेशन मिल रहे हैं जिसमें कि हर चीज़ों को क्लैरिफाई करके बताया जा रहा है, विदाउट कॉस्ट है यार, फिर भी आप लोग इसे सेशन को देखते नहीं हो। एटलीस्ट सेशन को देखो और चीज़ों को समझो, ठीक है, क्योंकि जितना गेन करोगे उतनी अच्छी है चीज़ें, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम हैज़ DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड एंड एंटी सबमरीन मिसाइल सिस्टम। तो अभी तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि DRDO का फुल फॉर्म है क्या। तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। DRDO का फुल फॉर्म क्या बोला मैंने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 1958 में, इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर अपनी राजधानी में है, जो कि न्यू दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। और इसके चेयरमैन कौन है, तो समीर वी कामत इसके चेयरमैन है। और DRDO का मोटो क्या है, मेनली इसका पर्पस क्या है, तो स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज़ इन नॉलेज, ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ाना नॉलेज के लिए अच्छा है। और देखिए, तो पहले मैं नाम बता दूं कि इसको कहाँ पे किया गया। तो इसको स्मार्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, स्मार्ट के नाम से जानते हैं। तो स्मार्ट का फुल फॉर्म मैं बता दूं, तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलेट टू टॉर्पेडो, ठीक है, समझ आ गया। और इसको उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप में 1 मार्च को इसको किया गया था, ठीक है, इसको टेस्ट किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बाकी और कुछ बताने वाला है नहीं। देखिए मैं मेन पॉइंट बता देती हूँ, ठीक है, ये सब चीज़ आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं मेन पॉइंट बता देती हूँ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आपका स्थापना कब हुआ, फिर उसके बाद हेड क्वार्टर कहाँ है, इसके अध्यक्ष कौन है, इसका थीम क्या है, फिर इसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया, ये सब चीज़ तो मैं बता ही देती हूँ। तो फिर और क्या जानना है, आप यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर स्टैटिक तो नहीं ना पढ़ रहे। हाँ, स्टैटिक मैं बता देती हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वॉज द क्रिटिकल मिनरल, ठीक है, समिट 2024 हेल्ड। तो 2024 का जितना भी समिट है, मैं नेक्स्ट वाले में मैं बता रही हूँ कि कौन कौन सा समिट अभी 2024 में ऑर्गेनाइज किया गया है और कहाँ कहाँ पे किया गया है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं कि मिनरल जो समिट है 2024, इसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, तो अपने राजधानी में न्यू दिल्ली में किया गया है, ठीक है। और देखिए ये 29 और 30 अप्रैल को इसको आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, ठीक है। क्यों किया गया था, तो इसको खान मंत्रालय के बेसिस पे किया गया था, ठीक है। देखिए, ये इसी के बारे में मैं बात कर रही थी कि मैं आप लोगों को चीज़ें बता दूं। तो देखिए, टोटल 2024 में टोटल 2024 में 8 अभी रिसेंटली जो है वो सबमिट है, ठीक है। तो G7 आपको पता होगा, मैंने पिछले ही सेशन में ये चीज़ बताया है, ठीक है, जो कि जून में होने वाला है, जो कि इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने नरेंद्र मोदी जी को G20 का जब मिलन सम्मेलन हुआ था,
तो उस टाइम इटली की जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने अपना ज़बान दे दिया था नरेंद्र मोदी जी को कि आपको मैं अभी ही बोलती हूँ कि आप आ जाना, ठीक है, G7 का जो समिट है, क्योंकि वो इटली में होने वाला है, ठीक है। वो मेनली कहाँ पे होने वाला है, वो अपने नहीं, मतलब वो इटली में होने वाला है, ठीक है। तो G20 2024 देख लेते हैं, वो कहाँ पे होने वाला है, वो ब्राज़ील में होने वाला है, ठीक है, ब्राज़ील में होने वाला है। जो कि न्यू मेंबर कौन कौन है, अफ्रीकन यूनियन, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर है एडिस अबाबा, ठीक है, जो कि इथोपिया में है, इथियोपिया, ठीक। देखिए, और ब्रिक्स जो समिट हुआ है 2024 का, वो कहाँ पे, तो वो रशिया में होने वाला है, जिसके कि न्यू मेंबर 5 जुड़े हैं, जो कि इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है एंड यूएई है। जो नए मेंबर जुड़े हैं वो इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। नए मेंबर का कहने का मतलब है कि जो नई कंट्री जुड़ी है वो इम्पोर्टेंट है। क्वाड 2024 कहाँ पे होने वाला है, अपने भारत में होने वाला है। COP29 कहाँ पे होने वाला है, बाकू, अजरबैजान में होने वाला है, ठीक है। COP28 कहाँ पे होने वाला है, ये नहीं, ये कहाँ पे होने वाला नहीं है, ये हो चुका है 2023 में, ये मैंने एक रिसेंट का डाल दिया था। तो ये UAE में हुआ था, जो कि अब 29 कहाँ पे होने वाला है, बाकू में होने वाला है। फिर एशियन ASEAN समिट 2024 कहाँ पे, तो लाओस में होने वाला है, ठीक है। SCO समिट 2024 कहाँ पे, खाज़ाकस्तान में, ठीक है, जिसके कि न्यू मेंबर कौन बने हैं, ईरान बने हैं। जो पुराने मेंबर है वो वहीं पे रहेंगे, जो नए नए कंट्री जो नए मेंबर जुड़े हैं उनको याद रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि 2024 के रिसेंट समिट है, ठीक है। नेक्स्ट, What type of missile is Rampage missile included in the Indian Air Force and Navy? तो आपको इस क्वेश्चन में मेनली क्या बताना है कि अभी जो मिसाइल है, ठीक है, तो वो किस टाइप की थी, जिसका कि नाम रामपेज था, जो कि इंडियन एयरफोर्स और नेवी के द्वारा तैयार किया गया था। इसको बनाने में सहायता किसकी ली थी इन लोगों ने, तो इसको बनाने में सहायता इज़राइल की लिया गया था या जापान। अच्छा, मैं नेक्स्ट सेशन में बता दूँगी, दोनों में मैं कंफ्यूज हूँ, इज़राइल या फिर जापान, ठीक है। तो ये ना सुपर सोनिक मैक है, ठीक है। और हम लोग सुपर सोनिक मैक क्यों बोलते हैं, सुपर सोनिक मैक क्यों बोलते हैं हम लोग, तो देखिए, एक SSS होता है, एक SSM होता है। तो जो ये SSM होता है ना, ये दूसरे नंबर पे होता है, सुपर सोनिक मैक, ठीक है। तो इसके जो अंदर आता है वो 1 to 5 मैक का साउंड होता है, ठीक है। 1 to 5 मैक का साउंड होता है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो 1 to 5 के अंडर आता है उसको आप SSM बोलते हो, जो 5 के ऊपर जाता है उसे आप हायर, ठीक है, हायर सोनिक मैक बोलते हो, ठीक। और जो 1 के नीचे आता है उसको सिर्फ आप सोनिक मैक बोलते हो, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा एयर टू सरफेस, ठीक है, एयर टू सरफेस इसका आंसर हो जाएगा। और इसका लॉन्ग डिस्टेंस कितना है, तो इसका लॉन्ग डिस्टेंस 250 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेडल डिड इंडिया विन द मेंस एंड वुमेन्स इन द 6 एशियन कैरम चैम्पियनशिप। तो आपको बताना है कि अभी जो महिला और पुरुष का जो एशियन कैरम चैम्पियनशिप हुआ था, ठीक है, जो कि छठवा बार हुआ था, तो उसको उन लोगों को कौन सा मेडल मिला था। तो पहले हम लोग नाम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन थे। तो क्वेश्चन में आई थिंक डबल छूट गया है, नहीं, ठीक है, ठीक है। तो मेंस डबल में कौन कौन थे, दो मेंबर कौन थे, तो एक का नाम था श्रीनिवास और एक का नाम श्रीनिवास था, और एक का नाम क्या था, मो गुफरान, क्या नाम था, मो गुफरान, क्या नाम था, मो गुफरान। और ये कौन से ये के हैं, तो ये मेंस के लिए हैं, ठीक है, ये मेंस के लिए हैं।
उसके बाद हम महिला की बात करें तो वुमेन्स वाले में, ठीक है, वुमेन्स वाले में बात करें तो इसमें भी दो कोई थी। तो इनका नाम क्या क्या था, तो एक का नाम था आकांक्षा, ठीक है, एक का नाम क्या था, एक का नाम था आकांक्षा और दूसरे का नाम था, पहले का नाम आकांक्षा कदम था और दूसरे का नाम ईशानी सेबेस्टियन था, ठीक है, ईशानी, ठीक है, मैं ई लिख दूँ, आप समझ जाना। तो इन लोगों को गोल्ड पदक देके सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो दोनों ही मेंस और वुमेन्स दोनों ही में गोल्ड दिया गया था चारों लोगों को, ठीक। तो बस आज का सेशन इतना ही था। और डेली करंट अफेयर जानते हो आप सब कि कितना भी अगर लेंदी किया जाए तो वो नहीं हो पाता है। 30 to 40 मैक्सिमम टाइम है यार, 30 to 40 मिनट्स मैक्सिमम टाइम है करंट अफेयर्स के लिए। और आपको कितना चाहिए, आपको पैराग्राफ बेस्ड पढ़ना नहीं है, ऑब्जेक्टिव आपको दिया जा रहा है तो वो भी आप लोगों को सेशन देखने में ही प्रॉब्लम हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी आप लोग नहीं समझ रहे हो चीज़ों को, लेकिन आप जल्दी ही समझोगे पढ़ाई को, पढ़ाई का मूल्य क्या है, ठीक है। तो ठीक है, आज का सेशन अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे साथ डेली जुड़ने के लिए टेलीग्राम पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिलेगा। और सब्सक्राइब करके मेरे साथ YT पे भी आप डेली जुड़िए, ताकि डेली मैं सेशन देती हूँ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन। अगर डेली मैं 15 to 20 क्वेश्चन भी देती हूँ तो आप सोच लो कि आपके मंथ में आपको 100+ MCQs मिल जाते हैं, ठीक है। तो चीज़ों को समझना सीखो यार। तो बस आज का सेशन इतना ही था, मैं एंड करती हूँ।